खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर से मारपीट हंगामे की तस्वीर दिखी है और हंगामे में एक ट्रांसजेंडर का टूटा है पैर। कुछ लोगों को भी गाड़ी से धक्का मारा गया और एक युवक को गाड़ी में जबरन बिठाया गया है। पुलिस को भी रौंदने की कोशिश हुई है। कोतवाली डीएसपी, प्रोबेशनर डीएसपी बाल बाल बचे हैं और पुलिस ने आरोपियों पर फायरिंग की। एक आरोपी की कमर में गोली लगी। आरोपी इश्तियाक को गोली लगी है और इसके साथ ही इश्तियाक और गुलफाम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने 9 राउंड फायरिंग की है। गाड़ी के टायर में भी गोली लगी है और कचहरी चौक के पास की ये घटना है। हंगामे में एक ट्रांसजेंडर का पैर टूटा है। राजधानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची में बदमाशों का खौफ दिखा। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये पूरी घटना क्या है और अब तक क्या मामले में कार्रवाई हुई है? बता दें कि एक कार में सवार 2 युवक जो कि नशे में धुत पाए गए थे, उनके द्वारा ट्रांसजेंडरों के साथ मारपीट की गई और फिर उसके बाद एक ट्रांसजेंडर की पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उसका पैर टूट गया। उसी दरमियान कुछ लोग जो है, स्थानीय लोग जो वहां मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों को भी गाड़ी से रौंदा गया। कुछ लोगों को चोटें भी आई है। वहीं इस पूरे मामले में एक व्यक्ति, जो युवक वहां पर मौजूद था, जो बेहोश हो गया था इस टक्कर के बाद, उसे भी गाड़ी में जबरन बिठा लिया गया और फिर भागने लगे। इसी दरमियान पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो 2 बार पुलिस की गाड़ियों में भी टक्कर मारी गई और कहा जाए तो जो प्रोबेशनर डीएसपी और जो कोतवाली डीएसपी मौके पर अपराधियों का पीछा कर रहे थे, उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई गाड़ी को रोकने के लिए, जिसमें कहा जाए तो गाड़ी की टायर में भी गोली लगी है और एक आरोपी जो इश्तियाक है, उसके कमर में भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले चुकी है और उनसे पूछताछ भी कर रही है कि आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, क्या ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे या फिर और इन तमाम। लेकिन ओम प्रकाश, ये विवाद शुरू क्यों हुआ? क्या कहना है जो जिन ट्रांसजेंडर्स के साथ मारपीट की गई है, इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है? क्या ये पहले से कोई रंजिश थी या अचानक से ये किसी बात को लेकर विवाद हुआ था? बता दें कि ट्रांसजेंडर जो कि रात के वक्त कचहरी चौक पर मौजूद थे, वहीं पर ये दोनों युवक पहुंचे जो कि नशे में धुत थे और इनके द्वारा ही विवाद शुरू किया गया और कई तरह की फप्तियां भी करती गई, जिसके बाद ट्रांसजेंडरों ने इसका विरोध किया तो इसके बाद मारपीट की घटना शुरू हुई और फिर कहा जाए तो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस घटना में कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 9 राउंड फायरिंग की है। कचहरी चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रांसजेंडर्स के साथ मारपीट की गई। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें और तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही युवक नशे में धुत थे और इसके बाद इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें एक ट्रांसजेंडर का पैर टूटा है। पुलिस की टीम जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अगली खबर आपके सामने बोकारो से रखते हैं, जहां के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में भीड़ ने बच्चा चोर कहकर नशे में धुत एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले किया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 20 से 25 लोगों ने जो भीड़ थी 20 से 25 लोगों की, उसने युवक को पहले खदेड़ा और फिर उसकी पिटाई की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि युवक के पास से कोई बच्चा नहीं मिला, युवक नशे में धुत था। फिलहाल सदर अस्पताल उसको भेजा गया है। आरोपी के नशे में होने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ और लोगों को लगा कि ये बच्चा चोर है। लेकिन सवाल ये है कि लोग कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर उनको शक भी था तो वो पुलिस को जानकारी दे सकते थे, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच होती, सच्चाई सामने आती। लेकिन ये देखिए मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक पर लोगों को शक होता है कि ये बच्चा चोर है। उसके बाद लोग उसको पकड़ते हैं और जमकर उसकी पिटाई कर देते हैं। युवक नशे में था। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन अब शुरू कर दी गई है। हालांकि युवक को सदर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं
ये सवाल उठाती है कि लोग कैसे कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सर निबाग में घर है, वहाँ पे आए थे, खाना वाना खा के आए थे तो बच्चा चोराया था तू लोग? नहीं सर। नहीं सर। एगो बच्चा चोरा के झोपड़ी कॉलोनी से भागा है। नहीं सर, उस समय हम लोग ने कुछ नहीं, बच्चा कुछ नहीं था। और चलिए अब आपके सामने गुमला से बड़ी खबर रखते हैं। बच्चों के विवाद में खूनी झड़प की तस्वीरें देखने को मिली और दोनों ही पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति है, लेकिन पुलिस लगातार कैंप कर रही है, लोगों को समझा रही है और इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। जमगाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कर लड़ाई झगड़ा में घर के मारा है आपको? आसिम इकर बेटी आसिम और इकर बेटी सोनी और ये थोड़ा का नाम है अफसर और इकर माए सब अरे सब मिल के और बेटो वसीम जाफिर सब मिल के हमको मार के गोठे अफसर और सैयद लड़ रहे हैं। ठीक है, वो घर में काम करत रहो तो मुझे हाला सुन के गेलो में छोड़ा है तो छोड़ा के सैयद साहब का अथी के अफसर के मुलाकात हो तो आई के मुझे तलवार से मुझे बैठ लगू सैयद लड़ गए। उसके बाद माए बाप आई के सबके मुझे घेर के पटेक दिला, उसके बाद मुझे मारे लगा। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रांची से रखने जा रहे हैं। सिर कटी हुई लाश बरामद की गई, जिस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दंपत्ति पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी की तलाश अभी हो रही है। अवैध संबंध में हत्या की आशंका है। प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। युवक के सिर को धड़ से अलग किया। 31 जनवरी को युवक की हत्या हुई थी। हत्या के 3 दिन के बाद कांची नदी से यह शव बरामद किया गया है और इस मामले में पुलिस जानकारी जुटा रही है। तह तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन एक बड़ा खुलासा इस बीच ये हो रहा है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये अवैध संबंध का पूरा मामला था। आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जानकारी अब जुटाई जा रही है। एक अन्य आरोपी की भी तलाश हो रही है। कहा जा रहा है कि अवैध संबंध में यह हत्या की गई होगी। पति पत्नी ने मिलकर प्रेमी की जान ले ली है। युवक के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। 31 जनवरी को युवक की हत्या की गई थी और उसी मामले में यह बड़ा खुलासा हो रहा है। और गिरिडीह नगर निगम चुनाव अब धीरे धीरे रोचक बनते जा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी हैं, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा समेत अन्य 14 मेयर प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार में है। और इस चुनाव को लेकर नगर निगम की जनता ने राजनीतिक पार्टी और दलगत भावना से ऊपर उठकर विकास, शहर की साफ सफाई, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर अपना फोकस रखा है और इसी आधार पर अपना मत देने की बात कह रहे हैं। गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। वहीं आपको बता दें कि मेयर पद के लिए प्रत्याशी के रूप में लगभग 16 प्रत्याशी हैं और सिंबल यानी चुनाव चिन्ह आवंटन होने के बाद तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लग गए हैं, उनके समर्थक लग गए हैं। लेकिन रियल मुकाबला जो देखा जा रहा है इस बार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा समर्थित मेयर प्रत्याशी प्रमिला मेहरा और भाजपा के द्वारा समर्थित प्रत्याशी शैलेंद्र चौधरी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना समर्थित प्रत्याशी समीर राज चौधरी को उतारा है। तो इस प्रकार यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। लेकिन अभी हम इस वक्त मौजूद हैं टावर चौक पर, जो गिरिडीह जिले का दिल कहा जाता है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पे आम जनता है, आम लोग हैं। आम जनता की क्या राय है इस चुनाव को लेकर के और किन मुद्दों के आधार पे ये लोग मतदान करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर आइए हम इन जनता से बात करते हैं। माहौल में कोई कमी नहीं है। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा क्या रहेगा, बस जो मुद्दा मोहल्ला टोला का रहता है वही रहेगा। साफ सफाई का है, जो मेंटेनेंस का है। कि हमारे वार्ड में सुमित कुमार दो बार से जीते हुए हैं
और पहला बार संदीप डंगेज खड़े हुए हैं, टक्कर तो दोनों में रहेंगे। देखिए, मुद्दा तो बहुत नगर निगम के अंतर्गत जो मुद्दा आता है बड़ा कॉमन है। वो नली गली है ना, सड़क बिजली पानी, ये कॉमन मुद्दा है और जनता का यही डिमांड है। अब जो नेता इस चीज को निभा पाएगा तो कामयाब रहेगा। वादा तो नेता लोग खूब करते हैं, बट जब धरातल पर आते हैं तो सब टाटा फिश हो जाता है। तो जनता इस बात को गौर कर रही है कि कौन जनता के लिए काम कर सकता है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां वार्ड संख्या 30 के मुर्राम कला का सामुदायिक भवन पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। नगर निकाय चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। वार्ड संख्या 30 में 3450 मतदाता हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भवन जर्जर होने की वजह से शादी विवाह का कार्यक्रम नहीं होता। बैठक, सामाजिक और घरेलू कार्यक्रम आयोजित करने में भी काफी परेशानी होती है और इसी वजह से चुनाव का ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव चल रहा है और ऐसे में मैं मौजूद हूँ वार्ड संख्या 30 के मुराम कला में। यहाँ पर 3450 वोटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामुदायिक भवन है जो जर्जर हो चुका है। मुराम कला नया टोला में सामुदायिक भवन बनाया गया था, लेकिन ये पूरे तरीके से जर्जर हो गया है और यहाँ पर बूथ भी होता था जिसे बदल दिया गया। चूँकि ये जर्जर होने के कारण यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसने निर्णय लिया है कि यहाँ बूथ नहीं होगा। ऐसे में फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामुदायिक भवन जो है वो फ़िलहाल काफ़ी जर्जर स्थिति में है और ये भी चुनाव में एक मुद्दा बन करके यहाँ सामने आया है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो छत है उससे जो है छड़ दिख रहा है और ये काफी खतरनाक भी है। कोई मतलब यहाँ शादी ब्याह होता है, सारा बारात आता है कि नया बना दिया हाँ नया बना दिया जाए। ये मुद्दा है चुनाव में। हाँ, चुनाव में हम लोग चाह रहे हैं कि बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा कि ये वोट चुनाव आता है ना तब साफ होता है, बाकी फिर इसी तरह दिखता है। चुनाव में लोग आता है तो वादा करता है बनाएंगे। हाँ बनाएंगे, लेकिन बनाता नहीं बनाता है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक तरह से मुद्दा है। लोग वादा करता है लेकिन बनाता नहीं है। सामुदायिक भवन है पूरा जर्जर हो गया है और हम लोग का कुछ मीटिंग या कुछ कार्यक्रम करने में बहुत दिक्कत होता है। राम कला जो सामुदायिक भवन है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। क्यों वहाँ इस गांव में वही बूथ होता है 94 नंबर बूथ, लेकिन प्रत्येक बार इलेक्शन होता है, बार बार सीओ साहब आते हैं, हल्का मरम्मत करवाते हैं कभी, लेकिन फिर जरूरत हो जाता है, फिर झड़ जाता है। तो जो सामुदायिक भवन है उससे जिला प्रशासन बनाए और जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीते सबसे पहले काम सामुदायिक भवन बनाने का करे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं लड़ा जा रहा हो, मगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। मानगो नगर निगम में मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के सभी राजनीतिक दल के लोग संध्या सिंह के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं। दूसरी तरफ इनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता से है। मेरा कहना है कि ठीक है, आप आइए ये कीजिए, लेकिन क्या मानगो की बहू बेटी इतनी सक्षम नहीं है कि मानगो के लिए काम कर सके? हमेशा हम अपने डोर उनके हाथ में देते हैं और क्या काम मिलता है? कुछ नहीं मिला। तो इस बार मानगो की बहू बेटी ही उतरेगी और मानगो की बहू बेटी ही काम करके दिखाएगी और अपने मानगो को स्वर्ग बना के दिखाएगी। बन्ना गुप्ता जी है, बहुत बहुरूपिया किस्म के आदमी हैं। ये जाके उन लोगों के सामने रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप क्यों रो रहे हैं? आपने काम क्यों नहीं किया? आपको यहाँ की जनता ने हराने का काम किया है, इसलिए हराने का काम किया है कि आपने उनका काम ही नहीं किया। यहाँ के लोगों को आपने नर्क में जीने के लिए मजबूर कर दिया। आप देख लिए सड़कें की हालत, नालियों की हालत। आज तक इन बस्ती में 5 साल से मंत्री रहे, कभी बस्तियों को उन्होंने घूमा नहीं, मानगो को कभी जिया नहीं। मानगो के लोग किस स्थिति में रहते हैं ये उनको थोड़ा भी समझ में नहीं आता। वो कदमा में रहते हैं, वो टाटा कंपनी के फैसिलिटी में रहते हैं, इसलिए यहाँ के दर्द और यहाँ के परेशानियों को नहीं समझ सकते। वो यहाँ की परेशानी और यहाँ के दर्द को यहाँ की बेटी और यहाँ की बहू ही समझ सकती है। जो मानगो में रहती है और जो मानगो में जीती है वही समझ सकती है और वही यहाँ की समस्या को समाधान कर सकती है। और वहीं एनजीएम अस्पताल में पानी के संकट को लेकर सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर निशाना साधा है। सरयू राय ने कहा कि अस्पताल में पानी का घोर संकट सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता की वजह से है। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव के 15 रोज पहले उन्होंने आनन फानन में मुख्यमंत्री से अस्पताल का उद्घाटन करवा दिया और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता है।
मोहल्लों में पानी पहुंचने में बाधा उत्पन्न करने के लिए और बिना पानी की व्यवस्था के अस्पताल का उद्घाटन करा देने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जिम्मेदार हैं। उनको इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। और चूँकि मानगो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसके वहाँ के लोग तो ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि हमारे हक का पानी अस्पताल में जा रहा है और अस्पताल के लिए पानी की ज़रूरत को देखे बिना आपका उसका उद्घाटन करा दिया। ये दोनों ही समस्याओं के लिए बन्ना गुप्ता जी जिम्मेदार है। और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में आदिवासी उरांव भाइयों बहनों की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का मुद्दा उठाया। साथ ही संथाली समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थलों को बचाने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहर को संरक्षित करना हम सबका दायित्व है। मांडर में स्थित मुड़मा स्थल न केवल एक धार्मिक शक्ति खूंटा है, बल्कि यहाँ से उस पढ़ा परंपरा की शुरुआत हुई थी जिसने आदिवासियों की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक सूत्र में पिरोने का काम किया था महोदय। आज भी यह स्थल लाखों लोग वहाँ आते हैं और वहाँ के आदिवासी लाखों लोगों के वो आस्था का केंद्र बिंदु भी है। इसी प्रकार से संथाल समाज की अटूट आस्था का प्रतीक मारंग बुरु पारसनाथ पहाड़ में स्थित है सर। और यह केवल पर्वत नहीं है बल्कि संथालों का सर्वोच्च देवता और उनके अस्तित्व का पहचान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है सर, वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है सर। वहाँ पानी, बिजली, सड़क की स्थिति दयनीय है सर। इसलिए मैं अस्तित्व बिना पहचान कहाँ, जड़ बिना कहाँ सम्मान नहीं। आज ये बेसिक धरोहर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है महोदय। और वहीं लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। जेएमएम ने इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील पर कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। राहुल गांधी बोलना चाहते हैं लेकिन स्पीकर भी उनको नहीं बोलने देते। तानाशाही सरकार, लोकसभा अध्यक्ष भी गाइड होते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। आज नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाना, वो खड़ा होते हैं बोलने तो हल्ला करके, हंगामा करके, या लोकसभा अध्यक्ष डायरेक्टली उन्हें बिठा देते हैं। ये क्या स्थिति हो गई इस लोकतंत्र की। और झारखंड में बाल विवाह की रोकथाम के लिए यूनिसेफ ने पहल की है और इसके तहत 2029 तक झारखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है। बाल विवाह को रोकने के लिए यूनिसेफ ने एक कार्यशाला का आयोजन भी किया और बाल विवाह को लेकर चिंता जताते हुए कार्य योजना तैयार की गई। जानकारी के मुताबिक झारखंड में अभी भी 32% बच्चों का विवाह बचपन में ही हो जाता है। बातचीत करेंगे कि एडोलेसेंट पूरा डेवलपमेंट के लिए स्पेशली फोकसिंग ऑन चाइल्ड मैरिज कैसे कम हो सकता है फर्दर, कैसे एडोलेसेंट एम्पावरमेंट डेवलपमेंट पूरा हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ है इसमें। चाइल्ड मैरिज वो एक फलक्रम है, लेकिन उधर हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, वाटर सैनिटेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है, सबको लेके बात करेंगे हम लोग। और स्पेशली जो पार्टनर्स है वो क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या है जिससे ये और भी इम्प्रूव होगा एडोलेसेंट गवर्नमेंट का। और चलिए बात करते हैं टेंडर कमीशन घोटाले की। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। ईडी ने विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 1 दर्जन से अधिक इंजीनियरों से पूछताछ के लिए समन भी जारी कर दिया और सभी से ईडी की टीम सवाल जवाब करेगी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। टेंडर कमीशन घोटाले में कितने किरदार, ठेकेदारों से किनके लिए होती थी वसूली, इंजीनियर से सवाल जवाब करेगी ईडी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में फैले टेंडर कमीशन घोटाले की जड़ों तक पहुंचने के लिए ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। भ्रष्टाचार के संगठित ढांचे का खुलासा करने के लिए विभाग के करीब 12 इंजीनियर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कार्यपालक और सहायक अभियंताओं को अलग अलग तारीख पर तलब किया गया है।
ईडी ने सभी को अलग अलग तिथियों पर रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। पूरे मामले में सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और को अलग अलग तिथियों में तलब किया गया है। बता दें कि 11 फरवरी को रांची स्थित जोनल ऑफिस में जो वीरेंद्र राम हैं, जिन्हें पूर्व में भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 11 फरवरी को ईडी दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए अभियंताओं और आरोपियों को 12 और 13 फरवरी को बुलाया गया है। ईडी की अब तक की पड़ताल में ये बातें सामने आई कि ग्रामीण विकास विभाग के भीतर भ्रष्टाचार का एक गहरा सिंडिकेट काम कर रहा था। जांच एजेंसी को पुख्ता जानकारी मिली कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान ठेकेदारों से मोटी रकम वसूली जाती थी और फिर उस पैसे को ऊपर बैठे बड़े अफसरों और रसूखदारों तक पहुंचाया जाता था। इसमें कौन लोग शामिल थे, किससे कितना पैसा मिलता था, ईडी अब इस मामले में तथ्य हासिल करना चाहती है ताकि मामले में शामिल लोगों के खिलाफ आगे की जाँच पूरी कर कार्रवाई की जा सके। ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग के इस बड़े खेल में अब तक 4 चरणों में 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। मुख्य आरोपियों पर आलमगीर आलम, संजीव कुमार, वीरेंद्र राम, आलोक रंजन और अन्य शामिल हैं। पहले की गई तलाशी में सिंडिकेट से जुड़े 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त हुई थी। इस अवैध नकदी की बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंट्री ऑपरेटर के दिल्ली स्थित नेटवर्क के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की गई थी। इसका कई उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल हुआ था। खासतौर से इस जांच का और जो पूछताछ का दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि तमाम चीज़ों को सत्यापित किया जा रहा है। जो साक्ष्यों का संकलन है वो भी पूरी तरह से किया जा रहा है ताकि कोई भी कमी जो है इस साक्ष्य संकलन में न रहे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, जिसे लेकर ईडी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस रिपोर्ट